Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. So today in our video lecture, we'll be discussing the next set of questions of our open mock that was held on 3rd September 2021. Okay, तो इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अगले 20 क्वेश्चंस. ओके, ये जो क्वेश्चंस फ्रेम थे करंट अफेयर्स से बने थे फ्रॉम मई 2021 एंड टू अगस्त 2021. और मैं होप कर रही हूँ कि पिछले वीडियो लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आगे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. तो हमें बताना है अनीता इनमें से किससे रिलेटेड है. अब ये हमारा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता और कुछ भी नहीं पता तो मुश्किल हो सकता है इसको आंसर करना. तो ऑप्शंस है, ये एक स्कीम है जो रिलेटेड है टू प्रमोट री एंट्री ऑफ मैरिड वुमेन इनटू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, या इट्स अ रेडियो टेलीस्कोप और अ सैटेलाइट पार्ट ऑफ IRNSS और इसरोज जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन. तो अनीता क्या है? नो, अनीता का फुल फॉर्म है एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटेना. ठीक है, ये एक रेडियो टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट है टू डिटेक्ट हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोस फ्रॉम अ साइंटिफिक बलून फ्लाइंग ओवर द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका. तो ये एक रेडियो टेलीस्कोप है, तो आंसर हुआ बी. सो दिस इज अ रेडियो टेलीस्कोप. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. ANITA's Antarctic Impulsive Transient Antenna is a radio telescope instrument to detect ultra-high energy cosmic ray neutrinos from a scientific balloon flying over the continent of Antarctica. ये पहला नासा का ऑब्जर्वेटरी है फॉर न्यूट्रिनोज ऑफ एनी काइंड. ठीक है, ये न्यूट्रिनोज जो होते हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए, एज दे आर द ओनली पार्टिकल्स दैट कैन रीच अर्थ अनएटेनुएटेड एट ऑल एनर्जीज. तो अनीता इनको, ये जो न्यूट्रिनोज हैं, इनको डिटेक्ट करती है बाय द यूज ऑफ अस्कारियन इफेक्ट. बेसिकली ये जो इफेक्ट है ये प्रिडिक्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट रेडियो एमिशन फ्रॉम द कैस्केड ऑफ पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं इन अ हाई एनर्जी पार्टिकल इंटरैक्शन. ओके, सो दिस वाज अबाउट अनीता. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जी सेड इज अ what, which of the following. ऑप्शन है कि एक पोटेंशियल ड्रग है फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट, या ये एक इनिशिएटिव है टू शेयर डेटा रिलेटेड टू इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड कोरोना वायरस. थर्ड, कि एक इंटरनेशनल एफर्ट है टुवर्ड्स पेटेंट पूलिंग, या ये एक नया मैकेनिज्म है अंडर ट्रिप्स. तो अगर फुल फॉर्म पता होगा जी सेट का तो इजी होगा, नहीं पता तो मैं कह सकती हूँ ये मीडियम से हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा. तो जी सेट का फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग एवियन इन्फ्लुएंजा डेटा. फुल फॉर्म पता है तो इजी क्वेश्चन हो गया कि एक इनिशिएटिव है टू शेयर डेटा रिलेटेड टू इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड कोरोना वायरस. तो आंसर हो गया हमारा बी. ओके, आंसर है बी. एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक इनिशिएटिव है टू शेयर डेटा दैट इज रिलेटेड टू इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड कोरोना वायरस. इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग एवियन इन्फ्लुएंजा डेटा. एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम है ऑफ रिसर्चर्स जिन्होंने सेटअप किया है एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन टू एड्रेस रिसर्चर्स रिलक्टेंस टू शेयर डेटा ऑन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन्स. WHO ने शुरू किया 2008 में. फिर जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं, उसमें हम जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स या बेसिस का ऑर्डर देखते हैं एक जीनोम में, ऑर्डर ऑफ A, C's, G's and T's that make up an organism's DNA. Okay, so this is all about GSET. Now let's see the next question कि शैडो पैड जो टर्म है वो इनमें से किससे रिलेटेड है. इजी लेवल का क्वेश्चन है. ऑप्शन है मैलवेयर, अ रिबेल ग्रुप सी, साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम या ऑफशोर ड्रिलिंग. तो ये जो शैडो पैड है ये एक मैलवेयर है, तो आंसर हुआ ए. ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके बारे में. दिस इज अ मैलवेयर, इट इज अ बैकडोर ट्रोजन मैलवेयर, जिसका मतलब है कि एक सीक्रेट पाथ खोलता है एक टारगेट सिस्टम से टुवर्ड्स कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स. इससे आप
इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या मिलिशियस कोड, बहुत ज़्यादा मिलिशियस कोड डिलीवर कर सकते हो इस पाथ से। ठीक है, बेसिकली शैडो पैड को बनाया था टू टारगेट सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वेरियस सेक्टर्स में जैसे ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी और कई सारे। 2017 में पहली बार इसे आइडेंटिफाई किया गया जब ये मिला था एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर, ये हिडन था जो नेट सारंग कंपनी ने शुरू किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट शैडो पैड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप नहीं है। नॉट है, इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन से ओंग्स, बोडो गडाबा, मालधारी या चरावास। ठीक है, अब जो मालधारी है ना वो हमारा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप नहीं है, तो आंसर हुआ हमारा सी, इट इज अ ट्राइब जो गुजरात को बिलोंग करता है। ठीक है, जो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, मतलब ये ट्राइबल्स में भी इनकी सिचुएशन मतलब और ज़्यादा वल्नरेबल है, काफ़ी सेंसिटिव है। ठीक है, अब जो ओंग्स है और जरावाज है वो मिलते हैं हमारे अंडमान में, ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। और बोडो गडाबा ये मिलते हैं हमारे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं मालधारी गुजरात में, और हमने बाकी डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया में 75 है। कुछ क्राइटेरिया है कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो प्री एग्रीकल्चरल लेवल की होनी चाहिए, लो लेवल ऑफ लिटरेसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो, डिक्लाइनिंग या स्टैग्नेंट पॉपुलेशन हो, तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप को हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एस मुलगांवकर वर्सेस अननोन, ये केस किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है राइट टू शीबेडशिप, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ई लोक अदालत या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जो एस मुलगांवकर वर्सेस अननोन ये केस रिलेटेड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, नाउ पार्लियामेंट ने हमारा फ्रेम किया था ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जिसमें प्रोसीजर और पनिशमेंट ले डाउन की गई थी। एक्ट डिवाइड करता है कंटेम्प्ट इनटू सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट मतलब आप विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब एनी एक्ट या पब्लिकेशन जो स्कैंडलाइज करे कोर्ट को, प्रेजुडिस हो, प्रेजुडिसेस एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग या इंटरफेयर करे विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर। सो दिस इज अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल है जिसको एस्टैब्लिश किया गया, किस सेक्टर के लिए उसको एस्टैब्लिश किया गया है। ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन या फूड प्रोसेसिंग। नाउ ये जो इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल है ये एस्टैब्लिश किया गया है फॉर द एविएशन सेक्टर, तो आंसर है सी। देखो ऐसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है इजी लग सकता है, पर अगर नहीं सुना तो मैं कहूँगी मीडियम से हार्ड लेवल में ये फॉल कर जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके रिवीजन पे। ठीक है, तो आंसर है सी, एविएशन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आईसीसी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द एविएशन सेक्टर। Ministry of Civil Aviation has an investment clearance cell for prompt assistance and clearance. इसका एस्टैब्लिशमेंट या सेटिंग अप अनाउंस किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, 10 मेंबर आईसीसी होगा, इसको हेड करेंगे अंबर दुबे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं इन द एविएशन मिनिस्ट्री। बेसिकली ये सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेगी जो इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करे इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इंक्लूडिंग एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, ब्रिंगिंग प्रोजेक्ट्स टू एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज which require special incentives, policy interventions, expeditious clearances and systematic references. ठीक है, प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगी और रिपोर्ट करेगी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 आईज किससे रिलेटेड है। ये ऑप्शंस आर ग्लोबल ट्रेड अलायंस अमंग टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स, अ न्यू प्लांट स्पीशीज जो रिजेंबल करता है इफ 5 आईज वर बीइंग ट्यूड
viewed from top. कोलैबोरेशन है 5 नेशंस का टू काउंटर थ्रेट्स बाय चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, या यूएस की स्ट्रैटेजी है टू इंक्रीज यूएस मैरिटाइम सिक्योरिटी। अब जो 5 आईज है ना, बेसिकली ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है 5 कंट्रियों का, जो है हमारे यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इन पांचों का कोलैबोरेशन है टू काउंटर थ्रेट्स बाय चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। तो आंसर हुआ हमारा सी। इजी लेवल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इट इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ 5 नेशंस, दैट इज यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। एक इंटेलिजेंस अलायंस है। जो इसका ओरिजिन है वो हम ट्रेस बैक कर सकते हैं टू द इनफॉर्मल मीटिंग्स बिटवीन यूएस एंड यूके कोड ब्रेकर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1941 में ब्रिटिश और अमेरिकन इंटेलिजेंस मेंबर्स ने शुरू किया था सीक्रेट मीटिंग्स करना बिफोर साइनिंग द अटलांटिक चार्टर, विच जिसने लिस्ट किया था ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स फॉर द 2 कंट्रीज बियॉन्ड द कंक्लूजन ऑफ द वॉर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट 5 आईज, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड सोशल प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2021 है उसको किसने पब्लिश किया है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एनसीटीएडी एंड डीईएसए, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ एंड डब्ल्यूटीओ। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड सोशल प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2021 है ना, इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स एंड UNCTAD, यानी कि योर आंसर इज बी। शॉर्ट फॉर्म्स में दिया हुआ है, फुल फॉर्म पता होगा तो इजीली मार्क कर दोगे, एब्रिविएशंस दिए हुए हैं, तो आंसर है बी, ठीक है। आगे देखते हैं। सो इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स एंड UNCTAD। द लेटेस्ट एडिशन ये बताता है द इंपॉर्टेंस ऑफ SDGs for emerging stronger than the great disruption to the world economy and caused by the COVID-19 pandemic. Basically ये बताता है कि the only way to offset किसी भी सोशो इकोनॉमिक डेवस्टेशन से निकलने के लिए जो पैंडमिक की वजह से हुआ, वो तब हो सकता है जब आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें इन इकोनॉमिक, सोशल एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। मतलब कि आपको हर चीज में इन्वेस्ट करना होगा, पर वो स्मार्टली करना होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड सोशल प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला कि इसने हाल ही में 5 साल कंप्लीट किए हैं। क्लस्टर अप्रोच फॉर इंश्योरेंस कंपनीज इसका एक फीचर है और ये सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को कवर करता है। ये हमारा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। अब एक एक करके अगर स्टेटमेंट देखें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने हाल ही में 5 साल कंप्लीट किए हैं, ये सही है क्योंकि ये इसी वजह से ये न्यूज़ में था, ठीक है। क्लस्टर अप्रोच फॉर इंश्योरेंस कंपनीज इसका एक फीचर है और ये हर तरह के फार्मर्स को कवर करता है, ना कि सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। तो थर्ड स्टेटमेंट हुआ इनकरेक्ट, तो उस हिसाब से मेरा आंसर होगा सी 1 and 2 ओनली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन को कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इट कवर्स ऑल फार्मर्स जो नोटिफाइड क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं इन अ नोटिफाइड एरिया ड्यूरिंग द सीजन हु हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द क्रॉप, वो एलिजिबल होते हैं। जो प्रीमियम कॉस्ट होता है ओवर एंड अबव द फार्मर शेयर, वो स्टेट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर करती हैं इक्वली, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 90% ऑफ द प्रीमियम सब्सिडी फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ताकि उस रीजन को और बढ़ावा मिल सके, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें होती है, जो इंटीग्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल के साथ, और भी चीज़ें होंगी जैसे क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप फॉर इजी इनरोलमेंट ऑफ फार्मर्स, टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे फार्मर्स जैसे सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर जो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है उसको ऐसा बनाया गया कि फार्मर्स जैसे ही कोई इवेंट हो, कोई मिसहैप हो, उसको रिपोर्ट कर सके विद इन 72 आवर्स जब उनका क्रॉप लॉस हुआ हो, ठीक है। वो ये रिपोर्ट कर सकते हैं ऑन द क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या CSC सेंटर या नियरेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग P172 प्लस 18, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पहला कि इट इज अ रिसेंटली डिस्कवर्ड क्वाज़र। सेकेंड, क्वाज़र्स के पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उनमें प्रोड्यूसिंग फ्रॉम ब्लैक होल्स, और क्वाज़र्स हेल्प करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स को टू अंडरस्टैंड बर्थ ऑफ यूनिवर्स इन अ बेटर वे। ठीक है, मीडियम लेवल का ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो क्वाज़र्स के बारे में जो P172 प्लस 18 के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और क्वाज़र के बारे में जो बताया गया वो सभी करेक्ट है। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो और देखिए अगर हम, तो क्वाज़र्स जो होते हैं वो ब्राइटेस्ट होते हैं, दे आर अमंग द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। बेसिकली एस्ट्रोनॉमर्स इसलिए उनको दूर से पढ़ सकते हैं एट लार्ज कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंसेस बिकॉज ऑफ देयर ब्राइटनेस। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1963 by measuring radio waves. The scientists have found the quasars designated P172 plus 18 at redshift Z equals to 6.82. ठीक है, सो दिस इज, और उसके बारे में दिया गया है कि एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया द मोस्ट डिस्टेंट रेडियो सोर्स नोन टू डेट। ठीक है, और इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग एजिंग, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। सबसे पहला कि WHO डिफाइन करता है हेल्दी एजिंग को एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप डेवलप करते हो और मेंटेन करते हो द फंक्शनल एबिलिटी जो इनेबल करता है वेलबींग इन ओल्डर एज। ठीक है, सेकेंड कि जो परसेंटेज है एल्डरली पॉपुलेशन का ज़्यादा है अर्बन एरियाज में एज कंपेयर टू रूरल एरियाज इन इंडिया। और थर्ड कि जो राष्ट्रीय वायुश्री योजना यानी RBY ये डील करती है विथ एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, लिविंग डिवाइसेस जो प्रोवाइड किए जाते हैं टू सीनियर सिटीजन्स बिलोंगिंग टू BPL कैटेगरी जो सफ़र करते हैं फ्रॉम एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज सच एज लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा। अब हमें करेक्ट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो परसेंटेज है एल्डरली पॉपुलेशन का वो रूरल एरियाज में ज़्यादा है और अर्बन एरियाज में कम है इंडिया में। तो सेकेंड हुआ इनकरेक्ट, उस हिसाब से मेरा आंसर हुआ C 1 and 3 ओनली। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो द नंबर एंड proportion of people aged 60 years and older in the population is increasing. ठीक है, जो इंक्रीज हो रहा है is occurring at an unprecedented pace and it will accelerate in coming decades particularly in developing countries. ठीक है, तो आप समझो बात को कि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारी फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है तो उससे क्या हो रहा है, पीपल आर प्रोड्यूसिंग वन चाइल्ड, दैट इज व्हाट इज बीइंग सीन इन इंडिया। तो उससे हो रहा है, तो वो जो एजेड पॉपुलेशन हो रही है उनको रिकवर करने के लिए या उनको फिल करने के लिए और पॉपुलेशन जनरेट नहीं हो रही, तो एजेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, उनको रिप्लेस नहीं किया जा पा रहा है। तो यहाँ पे ये इशू हो रहा है, इसलिए हमारे पास एजिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय वायुश्री योजना, इसको शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2017 में फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एड्स एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस फॉर सीनियर सिटीजन्स बिलोंगिंग टू BPL कैटेगरी, और ऐसे सीनियर सिटीजन्स का जिनका मंथली इनकम है नॉट मोर देन ₹15,000। ठीक है, कई चीज़ें प्रोवाइड की जाती है जैसे वॉकिंग स्टिक्स, एल्बो क्रचेस, वॉकर्स, ट्राइपॉड्स, हेयरिंग एड्स, आर्टिफिशियल डेंचर्स, स्पेक्टिकल्स। ठीक है, तो ये प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स दिए गए रिगार्डिंग टर्टल्स इन इंडिया, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें। ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल्स आर ओनली फाउंड इन द ओडिशा स्टेट ऑफ इंडिया। लेदरबैक टर्टल्स आर फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्टलाइन ऑफ इंडिया. Olive ridley and leatherback turtles are marine turtles and India is yet to sign the Indian Ocean Sea Turtle Agreement. तो यहाँ पे ना हमें करेक्ट बताना, तो सिर्फ जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। तो मेरा आंसर होगा 3 ओनली।
अब बाकी तीनों इनकरेक्ट है तो उनको देखते हैं। तो जो हमारा ऑलिव रिडले टर्टल है वो मिलता है हमेशा हमें ऑन द कोस्ट ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। तो पहला हुआ गलत। दूसरा, जो लेदर बैक टर्टल्स है दे आर फाउंड ओनली इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो सेकेंड हुआ इनकरेक्ट। और फोर्थ स्टेटमेंट दैट इंडिया हैज साइंड द इंडियन ओशन सी टर्टल अग्रीमेंट MOU in 2007, तो इसलिए आंसर हुआ B3 ओनली। और देखते हैं इसके बारे में। तो जो एक्शन प्लान है उसमें है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मेराइन टर्टल्स एंड देयर हैबिटेट्स, फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी मेराइन इकोसिस्टम, बेसिकली मेराइन सिस्टम को हेल्दी करना ताकि आप कंजर्व कर सको टर्टल्स को। हमें पता है इंडिया का वास्ट कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर का, ठीक है। 5 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स मिलते हैं इंडियन वाटर्स में। इंडिया इज होम टू द लार्जेस्ट नोन नेस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्टल्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द रिसेंटली अमेंडेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑन द अडॉप्शन ऑफ द इंटीग्रिटी पैक्ट, और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला, CVC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, इंटेग्रिटी पैक्ट वो एक विजिलेंस टूल है जो इन्विसेज करता है एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स, बिडर्स एंड द बायर्स, जो कमिट करते हैं दोनों पार्टीज को कि कोई भी करप्ट इन्फ्लुएंस में ना आए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एस्पेक्ट में अगर वो हो तो, ठीक है। और मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इंटेग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 2 years। ओके, नाउ अब हम एक एक करके देखते हैं इसमें। तो हमारा जो CVC है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ K. सांथनम कमिटी। तो पहला हुआ गलत। जो टेन्योर है इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स का, इट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 3 years। थर्ड हुआ गलत। सेकेंड सही है, तो मेरा आंसर है C2 ओनली। ओके, एक एक करके देखते हैं। तो CVC स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 3 years। जो IEMs है वो इंडिपेंडेंटली और ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करते हैं डॉक्यूमेंट्स टू डिटरमिन इफ द पार्टीज हैव कंप्लाइड विद देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द पैक्ट। ये सबमिट करते हैं रिपोर्ट टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न या डायरेक्टली टू द CVO एंड द CVC अगर सीरियस इरेगुलरिटीज मिलती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग संसद आदर्श ग्राम योजना। हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ध्यान देना, इनकरेक्ट बताना है, ये हमारा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। पहला कि न्यू फंडिंग हैज बीन डेवलप्ड फॉर दिस स्कीम इन द रेशियो 50:50 फॉर ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल सर्व एज द नोडल ऑफिसर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। एंड थर्ड, मॉडल विलेज कॉन्सेप्ट वो एम करता है टू एड्रेस वेरियस चैलेंजेस लाइक हेल्थ, लाइवलीहुड एक्सेट्रा। अब हमें इनकरेक्ट बताना है। तो अभी इस संसद आदर्श ग्राम योजना के लिए ना कोई भी न्यू फंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, कोई भी एलोकेट नहीं हुई है। तो पहला हुआ इनकरेक्ट, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है और हमें इनकरेक्ट बताना है, तो आंसर है A1 ओनली। ठीक है, तो बेसिकली ये जो संसद आदर्श ग्राम योजना है ये एक विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में शुरू किया था, जिसके अंदर हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ऑफ डेवलपिंग फिजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द विलेजेस बाय 2019। आदर्श विलेजेस बनाने हैं, ठीक है, बाय 2024। वैल्यू जो उसमें आती है आदर्श विलेज में, उसमें आती है क्लीनलीनेस हो, नर्चरिंग लोकल सेल्फ गवर्नेंस, गारंटिंग सोशल जस्टिस, ये सब उसमें होना चाहिए। और अभी इसने हाल ही में 6 साल कंप्लीट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लेशियर लेक्स। हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला कि दे आर आइस डैम्ड, मोरेन डैम्ड एंड बेडरॉक डैम्ड लेक्स। दूसरा, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग दे आर रिड्यूसिंग इन साइज एंड नंबर्स। तो जो ग्लेशियर लेक्स होते हैं वो सही है कि दे आर आइस डैम्ड, मोरेन डैम्ड एंड बेडरॉक डैम्ड लेक्स।
लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियल लेक्स वो एक्सपैंड हो रहे हैं इन नंबर्स एंड देयर साइज इज नॉट रिड्यूसिंग। तो सेकंड हुआ इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो मेरा आंसर है B2 ओनली। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्लेशियल लेक, ग्लेशियर्स एंड लेक्स वो काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लेक्स फॉर्म व्हेन मेल्ट वाटर पॉन्ड्स एंड दिस कैन हैपन, जब लेक्स जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं ना, तो वो एक पॉन्ड टाइप का बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लेशियल लेक्स, ठीक है। एंड दिस कैन हैपन ऑन द आइस सरफेस, जो कहते हैं सुप्रा ग्लेशियल लेक्स, इन फ्रंट ऑफ द आइस प्रो ग्लेशियल लेक्स, और इवन अंडरनीथ द आइस, जिसे कहते हैं हम सब ग्लेशियल लेक्स, ठीक है। ये आइस फ्लो को अफेक्ट करते हैं बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एट द आइस बेड सरफेस और बाय इनकरेजिंग बेसल स्लाइडिंग। जो ग्लेशियल लेक्स होते हैं ये हजार्डस हो सकते हैं। मोरेन्स एंड आइस डैम्स कैन फेल, दे कैन कॉज कैटास्ट्रोफिक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स और जोक्लोप्स। ओके, जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है ना, ये अभी हाल ही में हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दूसरा, इट हैज बीन पब्लिशिंग डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 1986। अब यहाँ पे जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ना, वो दोनों ही करेक्ट है, तो इसलिए आंसर हुआ C1 and 2 ओनली। तो ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इसका पास काम दिया है टू प्रमोट एक्सेलेंस इन पुलिसिंग, स्पीडी एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पुलिस प्रॉब्लम्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करना इन मेथड्स एंड टेक्निक्स बाय द पुलिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। मीडियम लेवल का ये हमारा क्वेश्चन है। पहला, सेंटर एंड स्टेट्स equally contribute to the scheme. दूसरा, the responsibility to identify the beneficiary lies with the ग्राम पंचायत। अब हमें करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे ना जो एक एक करके देखते हैं, तो इस स्कीम में सिर्फ सेंटर कंट्रीब्यूट करता है, स्टेट मतलब इक्वली नहीं, सिर्फ सेंटर कंट्रीब्यूट करता है इस स्कीम में, और बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंसर्न स्टेट या यूटी गवर्नमेंट के पास होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा हुआ इनकरेक्ट, तो आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। एक एक करके देखते हैं। तो ओनली द सेंटर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्कीम, स्टेट नहीं करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी लाइज विद द कंसर्न स्टेट या यूटी, ठीक है। गवर्नमेंट का एक व्यू था कि वो फार्मर की जो फैमिलीज हैं उनका इनकम बढ़ा सके, इसलिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसको शुरू किया। इनकम सपोर्ट देना टू ऑल लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर फैमिलीज, बेसिकली एम है टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। अब इस स्कीम के अंडर फाइनेंशियल बेनिफिट हैज बीन प्रोवाइडेड टू ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर फार्मर फैमिलीज विद टोटल कल्टिवेबल होल्डिंग अप टू 2 hectares, जिसमें बेनिफिट मिलेगा ऑफ ₹6,000 पर एनम पर फैमिली, पेबल इन 3 equal installments every 4 months, यानी 2-2 हजार के इंस्टॉलमेंट्स होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला, इट हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर द टेलीकॉम एंड IT हार्डवेयर सेक्टर। दूसरा, द ड्यूरेशन इज स्कीम फॉर ऑल द अबव सेक्टर्स। अब हमें करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, अप्रूव किया गया फॉर टेलीकॉम एंड IT हार्डवेयर सेक्टर, दिस इज करेक्ट। पर जो ड्यूरेशन होता है ना वो हर सेक्टर के लिए अलग है, इसलिए ये हुआ इनकरेक्ट। मेरा आंसर है A1 ओनली। ओके, नाउ बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव और ग्लोबल चैंपियंस बनाए हम मैन्युफैक्चरिंग में। टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो PLI है वो है फ्रॉम 2021-22 टू 2025-26। IT हार्डवेयर सेक्टर के लिए है फ्रॉम 2021-22 टू 2024-25, अनलेस अ 1 year extension is given for the latter. Okay.
और भी ये है आपका आईटी, टेलीकॉम और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला, इसको आईएलओ ने रिलीज किया है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है। और दूसरा, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट 129th इन द लेटेस्ट रैंकिंग। ठीक है, अब ये जो कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ये करेक्ट है कि इसको आईएलओ ने रिलीज किया है और इंडिया की रैंक है 129। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो माई आंसर इज बी 1 and 2 ओनली। ठीक है, CRI इंडेक्स इज रिलीज बाय आईएलओ। आईएलओ बना था 1919 में, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। इट इज ऑल्सो अ ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी जो साथ में लाता है गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयर्स को और वर्कर्स को। ठीक है, ये जो CRI है, इट इज डेवलप्ड बाय डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल एंड ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ये मेजर करता है गवर्नमेंट के एक्शंस को ऑन टैक्सेशन, वर्कर्स राइट्स एंड पब्लिक सर्विसेज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेस हरिकेन्स। काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेस से रिलेटेड और मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, अगर नहीं पता होगा तो नहीं मार्क होगा। ठीक है, और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला, कि जो स्पेस हरिकेन है रिसेंटली डिटेक्ट किया गया था अबव द नॉर्थ पोल। और दूसरा, दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन सोलर विंड एंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली बार स्पेस हरिकेन डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, और बेसिकली स्पेस हरिकेन ये रेन करता है इलेक्ट्रॉन्स इनटू द आयोनोस्फेयर, causing a stunning effect, यानी एक ह्यूज साइक्लोन शेप ग्लोइंग ग्रीन अरोरा बिलो द हरिकेन हमें वो दिखता है। रिसेंटली ये डिटेक्ट हुआ अबव द नॉर्थ पोल और ये आता है ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन सोलर विंड एंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर हुआ दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, अब जो स्पेस हरिकेन है ना, इट रेंज फ्रॉम 110 to 860 किलोमीटर्स इन ऑल्टीट्यूड और ये कंसिस्टेड था ऑफ प्लाज्मास जिसमें कई सारे स्पाइरल आर्म से स्वर्लिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बेसिकली हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट स्पेस वेदर इफेक्ट्स। और स्पेस में एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पॉट किया हरिकेन्स ऑन मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर, जो काफी सिमिलर है टू टेरेस्ट्रियल हरिकेन्स इन द लो एटमॉस्फेयर। ओके, तो न्यूज में था क्योंकि स्पेस हरिकेन वाज डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आई होप वो आप अपने प्रीलिम्स में यूज कर पाएंगे।